हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कथूरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूँ गाइस। तो हम यहाँ पे है ना, एक ये सीरीज रन किया था आप लोगों के कहने पर कि आप प्रैक्टिस करवा दीजिए जो सीजीएल का रिसेंटली 2022 का पेपर हुआ था। शिफ्ट वन के कुछ 16-17 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, वो आगे के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, तभी मैंने पार्ट टू लिखा है। और उसी डेट का हम शिफ्ट टू यहाँ पे शुरुआत कर देंगे आज, और कोशिश करेंगे अगेन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो आप बिल्कुल अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो। आप मेरा प्रोफाइल पेज यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट इन केस आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और सारे फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते ही हैं। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको ग्रुप पे है ना शेयर होते दिखते ही हैं, तो आप अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो, है ना। बिना ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाए फटाफट से हम शुरू करते हैं। और कुछ भी आपकी डाउट क्वेरी अगेन अगर रह जाती है तो प्लीज कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और वैसे कुछ इतना डाउट रहेगा ही नहीं जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो सॉरी। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, सीरीज का ये सवाल है जहाँ पे आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो आप ध्यान से देखो जरा, एन तो हर जगह ही रिपीट ही हो रहा है, एक बार चेक करो, है ना। तो यहाँ भी एन आएगा ही आएगा। अगर मैं ये चेक करूं 13, 4, 21, 12, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे क्या ही चल रहा है ना। बट अगेन अगर आपके कैलकुलेशन बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। कैसे कि 13 से अगर मैं जाना चाहूं पीछे 4, तो ये -9 हो रहा है। फिर अगर मैं 4 से -9 करना चाहूँ, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी को या तो 4 है या 26 + 4 भी लिख सकता हूँ ना, 30। तो 30 से -9 तो 21 ही आता है। फिर 21 से -9 करो तो 12 आएगा। 12 से -9 करो तो 3 आएगा। तो ये यानी ये 3 हो गया, सी हो गया। एग्जामिनर को भी पता है बच्चा मेहनत करके आ रहा है, तो ऑप्शन कंपैरेटिवली उसने इजी बनाया है, आप चेक करोगे तो, है ना। तो यहाँ पे एन के बाद सी, इससे आपको पता लग जाता कि ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो पहला लेटर फिक्स था, दूसरे में -9 हुआ। अगेन कोई बच्चे देखना चाह रहा है कि सर अगले में क्या हो रहा है, तो आप सिंपली इसको चेकआउट करो कि अगर ये 18 है तो 18 से 26, 26 से 8, तो क्या ये +8 नहीं हो रहा। अगर मैं वो वाली सीरीज लिख दूं तो कि RZHP डैश, तो सब में +8 हो रहा है, एक बार चेक कर लो, है ना। तो 16 और 8 24, 24 यानी x, तो ये आपका बन जाएगा। और सिमिलरली आप इसको भी चेक करने जाओ तो 17 से 7 तो -10 आपको दिख जाएगा। तो पहला लेटर फिक्स्ड है, फिर +8 है, ओ सॉरी -9 है ना। अपन इसको इधर ही लिख देते हैं, है ना। रबड़ लेने जाएंगे फिर टाइम लगेगा। फिर +8 है, फिर -10 है ना। तो एक्चुअली ये सीरीज ऐसे चल रही है, और एक एक अक्षर से आप बना के देख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, अगेन एक सीरीज है, इसको कंटिन्यू का हमने देखना है। तो पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो चीजें मुझे शुरू कर रहा हूँ देखने, उससे शुरू करते हैं कि 4 यहाँ से यहाँ था, इधर आ गया। अगले में इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि जो इधर थी पोजीशन, वो अगले में नीचे नहीं आया, वो इस तरफ आ गई। तो एक बार तो टॉप लेफ्ट वाला जो नंबर था वो यहाँ पे बॉटम में आया, और उसके अगले वाले में जो ये वाला नंबर था वो यहाँ पे आया। उसके अगले वाले में नोटिस करते हैं तो टी यहाँ से अगेन इधर आ गया, फिर से बॉटम पे आ गया। तो यानी ये वाला नंबर इस तरफ आना चाहिए 6। ये चेक कर लो, अरे ये तो बन ही गया बस, और किसी में 6 आएगी नहीं, इसी में ही है ना। और ये पैटर्न स्मूथ है ना, कि इधर से नीचे और वो ऐसे चल रहा है। ऐसे आप कोई और भी चेक कर सकते हो, है ना। कोई भी शेप जो आपको सही लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग पिक करके देख लो। बताओ किसको पिक करें। फॉर एग्जांपल वी है, ये वाला पोजीशन उठ के इधर आती है, यानी मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आता है, एक बार चेक कर लो। फिर अगले में ये वाला पर्सन कहाँ जा रहा है, ओ कहाँ जा रहा है, ये वाला पर्सन उठ के इधर आया, एक बार फिर से चेक करो। अब फिर उसके अगले में ये वाला पर्सन कहाँ जा रहा है, ये चेक करो, ये उठ के वापस इधर आया। तो अब क्या फिर से ये नहीं होगा कि ये वाला पर्सन उठ के बीच में आएगा तो वी इधर आएगा।
V अगेन इसी में यहाँ पे आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हो। कोई भी सिंबल कोई भी आप वो पिक कर लो, उससे ये रिलेट हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, कई बार नया सिंबल आ रहा होता है तो वो क्या होता है कि कुछ 4-5 बार रिपीट होने के बाद ना चेंज हो रहा है, अगर आपको देखने में परेशानी लगती है तो आप सिंपली जो सिंपल चीजें हैं उनसे करो, सवाल फिर भी बन जाएगा, कोई ऐसे परेशानी नहीं आएगी, मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कितना आसान सा ये एनालॉजी का सवाल दिया हुआ है कि 19 से 324 और ये होता है 18 का स्क्वायर, बताओ ये होता है 24 का स्क्वायर। तो क्या ये सवाल आसान नहीं हो गया कि 9 से 18 मतलब एक कम किया और उसका स्क्वायर कर दिया, 25 से 24 एक कम किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या मैं 9 से एक कम नहीं कर सकता ताकि 8 आ जाए और फिर उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दूं 64, और यही हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, क्या ये आंसर बन जाएगा? आसान है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्या कह रहा है कि इन सबको डिक्शनरी में अरेंज करना है और 5वें नंबर पे कौन आएगा ये बताना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ये समझो, अगर 5 ही अक्षर है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना, तो ये बेसिकली पूछना चाह रहा है सबसे आखिरी में कौन सा आएगा। अब देखो पीओपी तो सब में कॉमन है जी, है ना, अगर मैं पीओपी में चेक करूं तो ये सब में कॉमन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ई आ रहा है, पी आ रहा है और यू आ रहा है। अब ई, पी और यू में से भाई देखो सबसे पहले ई ही आएगा, और ये मैंने अल्फाबेटिकली लिख दिया, तो ये आखिरी में नहीं आ सकता, ये आखिरी में नहीं आ सकता, यानी पॉप और पॉपी कैंसिल हो गए। अब बाकी तीन में यू एल ए तीनों में कॉमन है ना, पीओपी के बाद यू एल ए, ये मैं लाइन बना रहा था, है ना, थोड़ा सा इधर से बनाते हैं ताकि इरेज आपको दिखाई दे, है ना, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां तक ये तीनों शब्द बराबर हैं। इनका अगला अक्षर कौन सा है? इसका अगला अक्षर आर है, इसका अक्षर टी है, इसका सी है। तो बेटा आर, टी और सी को अगर मैंने अरेंज करना हो तो सबसे पहले सी आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। मुझे तो पांचों ही देखना है ना, तो जब मैं इन्हें अरेंज करूंगा तो क्या ये पॉपुलेशन शब्द ही नहीं आ जाएगा आखिरी, एक बार चेक करो, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मैं अपना टाइम ऐसे भी बचा सकता था कि मुझे पता लग गया आखिरी, तो मैं बस चारों ऑप्शन में देखता, बट वो शब्द इतना आसान था तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अगर आप वैसे इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना चाहो तो वो क्या बनेगा, अगर कोई चेक करना चाह रहा है तो सबसे पहले 4, फिर 5, फिर आपका 3, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो कुछ ये ऑर्डर आपका रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। चलें आगे। चलिए, आसान था ना ये क्वेश्चन भी, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन ये पूरी कहानी इन्होंने समझाई है कि आपको एक तो ये तीन जो दो गिवन है अरेंज, उनको समझना है और उसका सेम भाई बंधु उसके जैसा जो सेम जिसमें जो चीज हो रही है वो ढूंढ के आंसर कर देनी है। अगेन ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो पूरे पूरे नंबर पे ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उन्होंने बताया भी है कि आपने सोचना है ना, ये नहीं करना कि उसके हिस्से कर दो कि 20 के हिस्से कर दो। तो देखो 6 और 4 से 20 तो बड़े आसानी से आपको दिखता है कि 6 प्लस 4 10 और इंटू 2 कर दो तो 20 आ रहा है। 7 प्लस 5 12 इंटू 2 कर दूं तो 24 आ रहा है। पर आप ऑप्शन देखने जाओ तो आपको सही आंसर शायद ना मिले। कैसे? 5 और 2 7, 7 इंटू 2 14, तो ये भी नहीं है। 9 4 13, 13 इंटू 2 26, ये भी नहीं है। 8 5 13, 13 इंटू 2 26, ये भी नहीं है। 7 3 10, 10 इंटू 2 20, ये भी नहीं है। यानी जो हमने सोचा ना वो कुछ अधूरा रह गया, सारे गलत तो हो नहीं सकते, कोई एक चीज अधूरी रह गई जो शायद हमसे देखनी बाकी रह गई है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या चीज है कि ये 2 क्यों आया, है ना, और तो क्या ही करोगे। अगर आपने ये समझ लिया कि 2 क्यों आया तो बात बन जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि एक बार तो मल्टीप्लाई करना ही है, प्लस करना ही है, जो इंटू 2 है ना वो ये बन रहा है कि यहीं से इसी ब्रैकेट से हम 6 माइनस 4 इन्हीं दो नंबर को घटा भी दें। तो बेसिकली एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, या इस चीज को मैं a प्लस बी a माइनस बी जब पढ़ते हैं तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी कह सकता हूँ। अब ये आप अगला, क्योंकि इनमें भी 7 और 5 में 2 में ही डिफरेंस है ना,
तो 7+5 इंटू 7-5 भी लिख सकते हो। तो यही रीजन था कि ये यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। अब आप ऑप्शन से जाओगे तो 9 और 4, 9+4 13, 9-4 5, तो 13 इंटू 5 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपको करना था। ठीक है, इसको आप चेकआउट कर लो, इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, पक्का रिपीट हो सकता है, तो ध्यान भी रखना इस चीज का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का अगेन ये सवाल है ना, ये तो हमने बहुत डिटेल में अभी बहुत ही प्रैक्टिस करे हैं, एंड अगेन ऐसा क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो आशा कर रहा हूं कि आप उसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ये रिलेशन बताना है बी का ई से क्या रिलेशन है। ठीक है, और सारे मेल कैरेक्टर ही गिवन है, तो मतलब आपको पूरी मेहनत यहाँ पे थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर मैं रिलेशन की बात करूं और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूं, जो कि हमको गिवन है, मैं एक बार इधर ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है ट्रैक करने में, है ना। तो A%B का मतलब मेरे बच्चे क्या है, A इज द फादर ऑफ B, कुछ इस प्रकार से। बी एंड सी का मतलब क्या हो गया, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, यानी ये एक कपल रिलेशन आ गया। सी हैशटैग डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी एट द रेट ई, डी इज द डॉटर ऑफ ई, तो कुछ ऐसे बन गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, देखो सी और डी दोनों बहनें हैं, उनके पेरेंट है ई, यानी ई की बेटी थी सी, और उससे शादी हुई है बी की, यानी इसके सन तो होगा बट बाय लॉ होगा, है ना, क्योंकि जब भी एक कपल रिलेशन आ जाता है तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द फैमिली राइट ऑफ द पार्ट ऑफ द फैमिली से बाय लॉ कनेक्टेड होती है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि सन तो है बट बाय लॉ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन एंड लॉ। ठीक है, और इसको आप सिंपली मार्क डाउन कर सकते हो जाएगा जी। आई डोंट थिंक इतना मुश्किल आर्ट ये आपको देगा। 24th, ठीक है, 24th में क्या कहना चाह रहा है, इफ ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, ये कंडीशंस आपको वही पिछले सवाल जैसे पैराग्राफ में गिवन है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन शोज पी इज द पैटर्नल आंट, पैटर्नल मतलब फादर साइड से, पैटर्नल आंट मतलब या तो बुआ है या चाची है। ठीक है, पी के बारे में अगर आप पहले जेंडर चेक करो, पी माइनस क्यू, तो हर जगह फीमेल आ रही है। पी प्लस क्यू में देखो बेटे, P प्लस क्यू में यहाँ पे क्या गिवन था, A प्लस बी में A इज फादर, तो ये तो P इज फादर हो जाएगा, यहाँ पे तो P मेल करेक्टर हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। P मल्टीप्लाई Q में ब्रदर हो जाएगा, P विल बी द ब्रदर ऑफ Q, अगेन P क्योंकि आंट थी, तो ये भी आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने ट्राई ही नहीं करने हैं, दो रह गए, कोई एक ट्राई करते हैं, जो बच गया वो आंसर है। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन से ही शुरू करूं, P माइनस क्यू प्लस या सॉरी मल्टीप्लाई आर, तो P माइनस क्यू, P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। एक बार ये चेक करो, तो इससे क्या रिलेशन आया, क्या P उसकी आंट है, नहीं, यहाँ तो P उसकी बहन आ रही है, एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये तसल्ली नहीं है कि सर हम तो चेक करके देखेंगे ऐसे कैसे, है ना, तो P माइनस क्यू प्लस आर, अगेन P इज द सिस्टर ऑफ Q, प्लस का मतलब क्या है कि Q इज द फादर ऑफ R। अब ये चेक कर लो, R के पापा की बहन तो इसकी बुआ जी होंगी, है ना, और यहां से आप इसको मार्क कर सकते थे। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना, एक एक फिगर को वहां पे बना के देखने की जरूरत नहीं है, मेरा सजेशन आपसे इतना ही है। ठीक है, 25th क्वेश्चन में अगेन ये पूरा इन्होंने डाटा दिया है कि ब्रेक नहीं करना, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एक्सेट्रा कर सकते हो। ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट से नीचे आप ऑप्शंस आराम से देख रहे हैं, स्क्वायर क्यूब गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये सोचो कि इन्होंने स्क्वायर क्यूब भी बना किया है। इनका कहने का मतलब है कि आप वो डिजिटल सम, डिजिटल प्रोडक्ट, वो सब नहीं डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। हाँ, इनडायरेक्टली आप उसकी यूज कर लो तो वो बहुत अच्छी बात है, पर डायरेक्ट नहीं यूज करना, उस नंबर को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो हर नंबर में यहाँ पे क्यूब आपको नजर आएगा कि ये 7 है तो ये 7 का क्यूब, ये 6 है तो 6 का क्यूब, 5 है तो 5 का क्यूब, 4 है तो 4 का क्यूब। ठीक है, इतना चेक करो जरा एक बार।
ठीक है। अब 340 से 331 क्या 12 घटाइए, 216 से 206 क्या 10 घटाए, 125 से 115 क्या 10 घटाए, 64 से 54 क्या यहाँ भी 10 घटाया, तो इन तीनों में -10 हुआ। यानी एक नंबर था, इधर उसका क्यूब था, फिर इधर एन क्यूब -10 हुआ, इसमें एन क्यूब -12 हो रहा है, तो ये हमारा अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप बन जाएगा और इससे आप इसको मार्क कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ ये हमारा शिफ्ट 1 का पेपर खत्म होता है। अगर मेरे को आप रेट करने को कहते हो तो मेरे हिसाब से 24 क्वेश्चन तो बड़े ही आराम से बहुत जल्दी फटाफट फटाफट करते हुए हो सकते थे। एक वो थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसपे मेहनत करनी थी, जो हमने कल वाली क्लास में किया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो अपनी स्कोरिंग। कई बार पता है क्या होता है, सवाल हमसे हो रहे हैं क्लास देखते हुए और फिर हम इसको हफ्ते बाद लगाएंगे, तो अपना गोल क्लियर रखना कि मुझे 25 में से 24 इतने टाइम के अंदर, है ना, सही करने हैं। मेन वो पर्पस तभी फुलफिल होगा। ठीक है, तो वो उतना ही जरूरी हमारे लिए बन जाता है। चलो, अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे सीजीएल अगेन 1 तारीख है ना का ये शिफ्ट 2 का पेपर यहाँ पे हम शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज ही की क्लास में ट्राई करने का, सो दैट अगली क्लास में हम शिफ्ट 3 स्टार्ट कर सके, शिफ्ट 2 खत्म कर सके। एंड अगर आपको प्लीज ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भूलना मत कि आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, डिस्कस करो क्वेश्चंस, क्लासेस का डिस्कशन करो, है ना। हमको बताओ अगर कुछ भी इशू आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपका वो इशू एकदम से भगा दें। ठीक है, चलो जी, तो ये शुरू करते हैं शिफ्ट 2 अच्छे से बढ़िया तरीके से, और जो भी डाउट क्वेरी होगी प्लीज पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सवाल है। अगेन सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। तो एम्बेडेड का मतलब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन तो ऊपर यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। खाली ट्राइंगल अगर टेढ़ा मेढ़ा शेप देखें, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है तो नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो है। अरे ये तो सीधा ही डब्बा बना हुआ है ना, कैप्सूल तक हम जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप मार्क कर दोगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्लस मींस डिवाइड, माइनस मींस प्लस, ये सारे रिलेशन गिवन है। ब्रैकेट देखो उसने 3 ब्रैकेट्स के यूज किए हैं, तो बॉड मास की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ब्रैकेट्स को पहले ढंग से सॉल्व करो, है ना। पहले आपके सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, तो वो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं, दैट इज ये वाले, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम वैल्यू एक बार पुट इन कर देते हैं और उससे आपको आंसर पता खुद ही चल जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से गिवन है। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो 38 मल्टीप्लाई की जगह मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, -23। अभी ध्यान रखना इनको भी चेंज करना है, ये वाले माइनस को भी। तो माइनस की जगह मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस। एक बार चेक कर लो। फिर 4 डिवाइड 3, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, ये कुछ इस प्रकार से। फिर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर दे रखा है, प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय। फिर अब कितने सारे कन्वर्जन हैं, अगर देखो पहले मैं लिखने को जाऊं तभी कहता हूँ कि डायरेक्ट आप कर सकते हो। 6 + 3 यानी ये 9 का कोई मल्टीपल पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना, यहाँ पे आएगा। और डिवाइड 2, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2। अब मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर ब्रैकेट के पास कुछ नहीं लिखा तो सिंबल क्या ले। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप जो डायरेक्ट है वही लो। अगर उसने ऐसे बताया कि यहाँ पे डिवाइड है जी या मल्टीप्लाई है जी, तो वो आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो 38 - 23 क्या ये 15 आता है, एक बार चेक कर लो, है ना। 15 + 12 ये दिखाई देगा, डिवाइडेड बाय, अब तो ये सवाल ही आसान बन गया अगर मैंने इसको पूरा ऐसे सॉल्व कर दिया। 6 + 3 9 बन गया। अब फिर से साइन मत चेंज कर देना, बस एक ही बार करना था। ठीक है, इंटू 2, तो ये कितना बन गया, 27 डिवाइड बाय 9 इंटू 2, तो 3 × 2 दैट इज 6। तो इवेंचुअली ये आपका
सही आंसर यहां से आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 6। ठीक है, बॉड मास का यूज करना सीखना है। टीयर 2 में मैथ्स में भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन बहुत तगड़ी वैल्यूज के साथ बॉड मास का ही आता है कि पहले ब्रैकेट खोलने हैं, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, है ना, इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एक क्लस्टर्स हमको गिवन है, एनालॉगी का ये सवाल है कि ये ऐसे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिंपली पलटी मार रहा है बस, यहाँ तो और कुछ भी नहीं है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये सिंपली इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी जगह दो दो के पेयर में, क्योंकि अल्फाबेटिकल तो है नहीं। अगर मैं कैप्ट की बात करूं तो ये भी ऐसे ही स्विच मार रहा है, एक बार चेक कर लो, EKTP, है ना। तो अगर एसिड को हमने स्विच करना है तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, CA और फिर यहाँ पे DI, है ना, CADI हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है और वो हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट 2। अब देखो 2 अगर यहाँ पे है तो ये चीज नजर में आई कि 1 और 5 इधर है, 1 और 5 इधर है। जब दो फेस सेम हो, जब दो फेस सेम हो तो रिमेनिंग वाले आमने सामने होते हैं, यानी 2 और 4 ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और क्योंकि हमको 2 गिवन है उसके ऑपोजिट बताना है तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आप सिंपली ऐसे चेक करना चाह रहे हो तो आपको कोई कॉमन या तो ढूंढना पड़ता कि जैसे यहाँ पे 4 है जी, है ना, और यहाँ भी 4 है जी। अगर मैं पहली फिगर नहीं देख रहा, कोई बच्चा दूसरे और तीसरे से देख रहा है, तो क्या कहेगा, 4 के पड़ोसी कौन कौन है, 6 है जी, 3 है जी, 1 है जी, 5 है जी। ये है ना, जरा चेक करो, 6, 3, 1 और 5। तो एक नंबर के 4 ही पड़ोसी हो सकते हैं, एक उसके सामने आएगा, तो ये 4 पड़ोसी तो हो गए, तो कौन सा नंबर रह गया, वैसे भी 2। तो यहां से भी हम बता सकते थे नेबर से भी कि कई बार ओरिएंटेशन गलत ना हो कि 4 के ऑपोजिट 2 या 2 के ऑपोजिट 4 आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है कि 12 इज रिलेटेड टू 16, 18 इज रिलेटेड टू दिस, और इवेंचुअली आप फाइंड आउट करो। अब देखो इसको करने का ना बहुत सारा तरीका हो सकता है कि आपके माइंड में क्या चीज आती है, आप कैसे सोचना चाह रहे हो। प्लीज एक बार पॉज करके ना यहाँ पे ट्राई जरूर करना कि कैसे कैसे हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं या क्या सिचुएशन आ रही है। अब देखो आसान दिखना है तो एकदम से हो जाना है, नहीं दिखना तो कैसे करना है, मैं दोनों चीजें यहाँ पे बताता हूँ। अगर आसानी की बात करें तो 16 और 64 दिखा, यानी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, और ऑप्शन में एक ही स्क्वायर नंबर है। तो अगर मुझे रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जब लग रहा है कि नैया ऐसी पार होगी, तो आप इसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, पर ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि मैट है ना, तो कुछ रोल तो होगा। अब पर आपको ये पता लग गया है जी 12 के साथ इधर 4 स्क्वायर लिखा है, तो ये 12 से 4 का स्क्वायर कैसे आया होगा, अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड कर दूं, 12 को 3 से डिवाइड कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं। 24 के साथ अगर 8 का स्क्वायर लिखा है तो ये 8 कैसे आया होगा, 24 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, चेक कर लो जरा, है ना। और 18 से अगर मुझे फाइंड करना है तो 18 को भी 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 18 को भी 3 से डिवाइड कर दो, 6, और उसका स्क्वायर कर दो, तो वो आ रहा है 36। यही तो खेल था, यानी अगर इधर n है तो इधर n/3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ये सबसे इजी अप्रोच है जो पेपर में दिखनी चाहिए। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो कि क्या आपसे ये रिलेट होती है। कई बार खुदा ना खास्ता दिमाग में आ ही नहीं रहा और टाइम आपके पास बचा है ना, मैथ्स वगैरह सब कर चुके हो, तो आप ये रिलेट करो कि 12 से 16 जाने के लिए क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंटू 4/3। एक बार चेक करो, बात वही है बट देखने का नजरिया है कि 48/3 होता है 16। 24 से अगर मेरे को 64 जाना है तो 24 से 64 के लिए मैं क्या करूं, इंटू 8/3।
इधर 4/3 हुआ, इधर 8/3 हुआ, तो बीच वाले को इंटू 6/3 करके देख लो, है ना। उससे आपका वो एक चेन बन जाएगी कि 4/3, 6/3, 8/3। वो एक्चुअली स्क्वायर ही है, क्योंकि 12, 18, 24 सेम प्रोपोर्शन में गिवन है, इस करके वो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बढ़ रहा है। बट एटलीस्ट हम दिमाग में ये चीजें लेके तो आ सकते हैं ना, जब हमसे डायरेक्ट तरीके से नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, है ना। तो सारी गेम यही है कि जो चीजें डायरेक्ट नहीं हो पाई, हम उसको इनडायरेक्टली कैसे सोच पाए, ये ना हो कि सवाल छोड़ने की नौबत वहां पे आ जाए, वो भी इस टाइप का। ठीक है, तो सारा गेम एक अच्छा अटेम्प्ट देने का है ना। तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको सीरीज का सवाल गिवन है। ये छोटी वाली सुई को अगर मैं टैली करता जाऊं, है ना, ये कुछ इस प्रकार से गिवन है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं। ये कुछ इधर आई, यानी ये 90 डिग्री अभी के लिए ऐसे टर्न हुई है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहां से यहाँ आई, तो यानी 90 डिग्री थी, अब ये 135 डिग्री के आसपास टर्न हुई। ये सबको समझ में आता है ना, कि अगर इधर से इधर जाना है तो ये 90 डिग्री है, और ये फिर इधर से इधर आई तो 135 थोड़ी 45 ही हुई बल्कि, है ना। तो हम 45 लिख देते हैं, वो शुरू की पोजीशन से 135 है, बट चलो आपके लिए ऐसे ठीक है। ठीक है, जिन बच्चों के डाउट हो रहा है सर 135 कैसे लिखा, तो मैं फर्स्ट पोजीशन से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा इवेंचुअली। फिर आप चेक करोगे तो फिर से 90 हुई, फिर इधर से इधर ये 90 डिग्री का टर्न हुआ, जरा चेक कर लो। फिर इधर से इधर 45 डिग्री का टर्न हुआ। अगर आप ओरिजिनल पोजीशन से देखोगे तो पहले 90, फिर 135, फिर 180, फिर 225। तो अब अकॉर्डिंगली आपको बताना है ना। तो ये इधर से इधर अगेन यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, फिर इधर से इधर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो फिर से 90 डिग्री आएगी, यानी ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ आएगी मेरे बच्चे, तो वो एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है ना। यानी ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं रिमेनिंग वाली लाइन का देखूं अगर कि क्या रोल है, तो रिमेनिंग वाली लाइन को भी सेम वे में चेक करो। ये ब्लैक पेन से कर लेते हैं। इधर से इधर आया, यानी ये क्या 45 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ घूमा। अगेन ये कॉम्पास ऐसे बना लिया करो, पहले इधर था, उधर से वो इस तरफ आई है ना। तो अगेन ये इस तरफ घूमी पूरी, तो 135 डिग्री घूमी, है ना। ठीक है, अगले में चेक करें, इधर से वापस ऊपर गई, इधर से इधर आ गई ऊपर। अब ये फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है ना। माय मिस्टेक, वहां 45 लिख दिया था। फिर से 135 घूमा, फिर से ऐसे ऊपर आ गया, एक बार चेक कर लो। अब इधर से फिर रोटेट होके इधर 135 आ गया, इधर से फिर 135 आ गया। अब यहां से जब इस पोजीशन पे है और 135 रोटेट करेगी, तो यानी कुछ इस पोजीशन पे आनी चाहिए, यानी ये। तो यही करेक्ट आंसर है, इसमें तो वैसे ही गलत गिवन है। ये दो हम पहले कट कर चुके हैं, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो जो रेड वाली थी वो चल रही है 90 डिग्री और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो ब्लैक वाला है वो हमारा चल रहा था 135 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बार आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन वाला, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत। ठीक है, चले आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगेन एक सीरीज का सवाल है। आप इनको बनाओ। इस बार नॉन वर्बल अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया काफी इजी आया था, जितना भी डिस्कशन भी हुआ बच्चों से। तो अगर मैं खाली एरोज को चेक करूं, तो चेक करते रहो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, मतलब ऐसे घड़ी के जैसे 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ भी घूम के ये ऐसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसको और आगे चेक करने का देखूं, है ना, तो ऑल्टरनेट फिगर में एक तो ये देखो कि सर्कल आ रहा है। सर्कल तो वैसे सब में ही है, बट सर्कल की जगह फिक्स है, तो यहाँ भी सर्कल आएगा, जगह तो फिक्स ही है। तो कम से कम ये वाली ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई, और कम से कम अगर ये कैंसिल हो गई क्योंकि सर्कल यहाँ था, तो ये सही है, क्योंकि और तो कुछ बचे नहीं है, हम पहले क्रॉस लगा चुके हैं। ठीक है, अब किसी का मन था कि सर मैं तो डॉट्स देखूंगा, तो यहाँ पे एक डॉट्स है, फिर 3 है, फिर 5 है,
फिर 7 है, तो अब यहाँ पे 9 डॉट्स होंगे और ये 9 डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसी पोजीशन पे आ रहे हैं। पर 9 डॉट्स इसमें भी थे, इसमें भी थे, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। वो फिगर आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, शेप आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि कौन सी पहले पिक करनी है, कौन सी बाद में, ठीक है ना। तो वो आपके लिए इवेंचुअली वर्कआउट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले उसमें किया, है ना। इसमें आपको सिंपली ये देखना है कि अगर ये पहले वाला n n n और n चल रहा है तो ये भी n होगा। अगर यहाँ पे दूसरे में एक लाइन बना देता हूँ m q u y, तो यहाँ क्या आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो m q u y। तो अगेन 13 17 21 25 नंबर याद हो तो बहुत जल्दी होंगे, ठीक है ना। और तभी कह रहा हूँ कि वो रोल ऑफ अल्फाबेट्स वाली क्लास देखो। तो यहाँ से 25 प्लस 4 29 होता है, 29 और कुछ नहीं, 26 प्लस 3 होता है, 26 तक z आ गया, 3 मतलब c। तो n के बाद c आना चाहिए, c से हमारा एक ही ऑप्शन है, n के बाद c, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगेन आप दूसरा चेन बना के देखना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से Q से Y, Y से G, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q से Y, Y से G, G से O एंड सो ऑन। तो अगेन ये 17 25 7 15, तो आप यहाँ पे देखोगे कि +8 हो रहा है। अगेन ये 33 को 26 प्लस 7 लिख लेना, तो 15 से 8 23, 23 मतलब W और N C W एंड ऐसे ही आप N भी फाइंड कर लो। 18 से 4 मतलब 30 तक जा रही है, यानी +12 हो रहा होगा। तो यानी एक लेटर फिक्स्ड है, फिर नेक्स्ट लेटर में +4 हुआ, उससे नेक्स्ट में +8 हुआ, उसके नेक्स्ट में +12 हुआ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर है वो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी, 3 अगेन एक प्रकार है, एक अलग है, वो ढूंढना है। अगर मैं इनको चेक करने का देखूं तो TVR, तो सब में दो दो का गैप नजर आ रहा है, यानी R से T और T से V, ऐसे हो गया ना, 20 22 और 18। एक बार चेक कर लो। अगर मैं नीचे वाला चेक करूं तो 2 4 और 6, तो इसमें भी यही चीज है ना। ये 18 से 20, 20 से 22 आए, यहाँ 2 से 4, 4 से 6 आए, यहाँ पे क्या है 15 17 19, तो यहाँ भी दो दो का ही गैप है, पर नंबर ऑड्स है 15 17 19। अगर केजी आए को मैं लिखने का देखूं तो वो कितना हो गया 11 7 9, तो 9 से 11, 11 से 13 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, एम आना चाहिए था, क्योंकि सब में दो दो बढ़ रहा है और बीच में वो एक नंबर आ रहा है, उस अकॉर्डिंग था, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको कि ये RTV था, ये हमारा BDF था, और अकॉर्डिंगली ये हमारा OQS था। ये गलत हो गया, यहाँ पे 7 की जगह 13 आना चाहिए था, ठीक है जी। क्लियर है जी, चलें आगे जी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में ये पेपर को फिनिश करेंगे फटाफट से, और माइट भी नेक्स्ट पेपर हम शुरू कर देंगे। अगर आपको सेशन अगेन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, और एग्जाम जिनका अच्छा चल रहा है या बिल्कुल आने वाला है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, रिवीजन अच्छे से करें, कहीं भी हमारे हेल्प की जरूरत हो तो आप एक मैसेज बस ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।